Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our next video, and this is me Muhammad Asif Zib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Dear viewers, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स ask question from us that how we will study and which methodology which we should follow so that our study may effective. तो आज के लेक्चर में हम वो चीज़ें वो टेक्निक्स जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं और जो के लिटरेचर से मैंने उठाए हैं वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इफेक्टिव वेज टू मेक योर स्टडी स्मार्टर. Dear viewers, just remember, make your study smarter, not harder. इससे जो ह्यूमन ब्रेन है उस पर प्रेशर नहीं पड़ता और स्टडी इफेक्टिव हो जाती है और बहुत ही आसान टेक्निक्स है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारी स्टडी बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है. सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को गौर से सुने और इसको अप्लाई करें, फिर देखें कि आपकी जो स्टडी है वो इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही. तो आज के टॉपिक में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्टडी को मोर इफेक्टिव बना सकती हैं. सो हमने आज के लेक्चर में इन स्टडीज़ को या जो एकेडमिक्स हैं और हमारा जो होम है, एकेडमिक टाइम को हमने सेपरेट किया है और होम टाइम को हमने सेपरेट किया है. तो एकेडमिक टाइम में यानी आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपने उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने दो चीज़ों को डिवाइड किया है, एकेडमिक टाइम एंड होम टाइम. सो एकेडमिक टाइम में यानी आपकी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वट एवर इट मे बी, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट. तो नंबर 1, डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग योर क्लास टाइम. क्लास टाइम में आप अटेंटिव रहें, अपने टीचर को सुने क्योंकि आपके टीचर के बैक पे उसकी एक्सपीरियंस हैं और क्लास में मोस्टली टीचर्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं इफेक्टिव वे से. टीचर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि लाइब्रेरियाँ बुक से भरी पड़ी होती हैं और कोई भी बंदा बुक्स पढ़े और टीचर के बगैर ना ही MBBS कर सकता है, ना ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकता है, ना ही स्कूल में पास आउट हो सकता है अनलेस एंड अनटिल टीचर उसको एक्सप्लेन ना कर दें. तो इसीलिए क्लास में बी अटेंटिव एंड लिसन टू योर टीचर. फिर क्लास नोट्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो टीचर आपको नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है उस नॉलेज को जो भी इंफॉर्मेशंस हैं आप उसको नोट करें, प्रॉपरली नोट कर ले उसको. जो भी आपको लगती है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट आप उसको नोट करें. फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन. ड्यूरिंग योर एकेडमिक टाइम एक खाली पीरियड आता है या आपको टाइम मिल जाता है तो जिस दिन जो भी क्लास हुई है आपने एक सर्कल बनाएं अपने स्टूडेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, और उस टॉपिक को जो आपने नोट किया है, टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपने नोट की है, आप उसको ग्रुप में डिस्कशन करें. तो ग्रुप में डिस्कशन की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एक स्टूडेंट है वो काबिल है, दूसरा स्टूडेंट वो भी काबिल है, तीसरे स्टूडेंट ने प्रॉपरली अटेंड नहीं किया, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक स्टूडेंट है उसने 30% गेन किया है, दूसरे ने 50% गेन किया है, तीसरे ने 60% गेन किया है. तो जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो वो स्टूडेंट जिसने 60% गेन किया है वो अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे स्टूडेंट्स को. तो 50 वाला के पास जो नॉलेज आएगी ग्रुप डिस्कशन से वो 60% हो जाएगी. फिर 50% वाला एक्सप्लेन करेगा तो जो 30% स्टूडेंट है उसकी नॉलेज बढ़ के
60% आ जाएगी। और इसी तरह मुख्तलिफ मेंटेलिटी के जो फ्रेंड्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में जब इनको डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कशन हो जाती हैं, इसीलिए गेनिंग ऑफ नॉलेज आसान हो जाती है। एक और चीज़ रिमेंबर कि ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली एन एक्टिव मेथडोलॉजी, एन एक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी। एक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी ये है कि एक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी में स्टूडेंट्स, टीचर्स ये एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, तो बम्बारमेंट ऑफ नॉलेज नहीं होती बल्कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो जाती है। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन अमंग योर स्टूडेंट्स, अमंग योर टीचर्स एंड विद योर टीचर्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी पीरियड हो, जो भी क्लास आपने ली है उसको फिर डिस्कस करें, क्योंकि एक पीरियड और दूसरे पीरियड के दरमियान आपको टाइम मिल जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन लाजमन किया करें, और ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हों तो उतनी ही आसानी होगी। लेकिन याद रखें, रिमेंबर 5 to 8 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 5 to 6 या 5 to 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएं। इसी तरह अगर मेंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें और उस टॉपिक को डिस्कस कर ले प्रॉपरली। फिर इसके बाद ब्रेक टाइम। तो ब्रेक टाइम में देयर विल बी नो डिस्कशन। आपने ब्रेक टाइम में जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, क्योंकि याद रखें कि एक रिलैक्स माइंड ही प्रॉपरली गेन कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि एक ह्यूमन ब्रेन सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट तक ही एक्टिव रह सकता है, इसके बाद वो स्लीप मोड पे चला जाता है। तो इसलिए जो ब्रेक टाइम है, आप उसमें जो भी आपने टी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, या आपने गेम करनी है, तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। एक्सरसाइज आर गेम आर इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, लाइक बैडमिंटन, या दूसरी एक्टिविटी जिसमें आपका माइंड यूज हो रहा है, आप वो करें। तो इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसमें आप एक्टिव होंगे। तो ये था हमारा एकेडमिक टाइम कि आपने एकेडमिक टाइम में ये एक्टिविटीज़ करनी है। फिर इसके बाद होम स्टडी या होम जो आपका टाइम है, तो उसमें आपने स्टडी टाइम, आपकी स्टडी टाइम कौन सी है, ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे। रिमेंबर कि एक इंडिविजुअल की एक सेल्फ अवेयरनेस होती है कि उसके लिए जो सूटेबल टाइम है स्टडी के लिए वो कौन सा है। आया वो आइसोलेशन में प्रॉपरली स्टडी करना चाहता है, फिक्स नहीं है, याद रखें। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो कि टीवी के सामने प्रॉपरली स्टडी कर सकेंगे, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो कि आइसोलेशन में प्रॉपरली स्टडी कर सकेंगे, बहुत स्टूडेंट्स होंगे कि वो कोई भी एक्टिविटी करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, तो और कोई भी टाइम हो। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर जो ड्यूरिंग नाइट है, जब बिल्कुल साइलेंस हो तो उसमें स्टडी प्रेफर करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स मॉर्निंग के टाइम पे स्टडी प्रेफर करते हैं। तो स्टडी टाइम इज़ नॉट फिक्स, यू कैन हैव योर स्टडी टाइम। फिर इसके बाद जब आप स्टडी के लिए बैठ जाएं तो आज का काम आज पर ही। तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, टीचर ने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है और आपने जो नोट्स बनाए हैं, आप उसको उठाएं और पहले उसको रिव्यू करें। फिर इसके बाद जब आप उससे कंसेप्ट ले लें, फिर इसके बाद बुक उठाएं, बुक को रिव्यू करें, बुक को पढ़ें, प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, एक कंसेप्ट एक ही टाइम पे याद रखें। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जब नोट्स उठाएं, बुक उठाएं, उसको 25 मिनट तक देखें, रीड करें। 25 मिनट के बाद आप क्या करें, बुक को बंद करें और फिर अपने आप से सवाल करें। फिर एक और चीज़, बुक आपने पढ़ी, इसमें आप चंक करें। स्टडी टिप्स, चंक द नोट्स। चंक द नोट्स का मतलब ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक में वो 3 से 4 पेजेस तक हैं। टीचर ने जो आपको नोट्स
पढ़ाए हैं आप उसको उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्क करें। बाज़ लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आप बुक उठाएं, बुक रीड करें, उसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आप उसको क्या करें, मार्क करें, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। फिर इसके बाद बुक को बंद करें और उस अपने जहन में क्वेश्चन करें अपने आप से कि ये क्वेश्चन यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के तौर पर कोई भी टॉपिक हो, कौन सा टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, मेडिकल का कोई टॉपिक है, मैथमेटिक्स है, कोई भी टॉपिक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उसको जहन में रखिए और अपने आप से सवाल करें और फिर उसका आंसर देना शुरू कर दें खुद ही। तो जब आप आंसर देंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी कि ये चीज़ मुझसे मिस हो रही है, ये चीज़ मुझसे मिस हो रही है, कुछ आपने गेन की। तो आप फिर क्या करें, क्वेश्चन को राइट डाउन लिखें, आंसर उसका लिखें और फिर इसके बाद दोबारा बुक को रिव्यू करें अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने क्या करना है, आपने 20% रीड करनी है, 80% आपने रिव्यू करनी है। हम उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और मेडिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि आप प्रीवियस आपने जो चीज़ें की हैं उसको अपने माइंड में आप उसका आंसर देना शुरू कर दें और उसको माइंड में रिपीट करना शुरू करें। जब आप उसको माइंड में रिपीट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। फिर इसके बाद अगेन आप बुक ओपन करें, बुक ओपन के बाद वो जो डिफ़िकल्टी चीज़ आपको फील हो रही थी उन डिफ़िकल्टीज़ को फिर सॉर्ट आउट करें और उसको सॉल्व करें। जब आप उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करेंगे तो अगेन क्लोज योर बुक, क्लोज योर नोट्स एंड अगेन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। जब आप उससे क्वेश्चन शुरू कर देंगे तो अगेन वो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बोर हो रहे हैं, आपने कितना % टाइम दिया उसको, 25 मिनट्स दिए, आप बोर हो गए एक टॉपिक से, बुक को बंद करें, 5 मिनट रिलैक्स करें, 5 मिनट रिलैक्स करें। अगर उस टॉपिक से आप बोर हो रहे हैं, एक नया टॉपिक ओपन करें उस दिन का और उसको रीड आउट करना शुरू कर दें। जस्ट रिमेंबर अनदर थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपनी जो स्टडी टाइम है आपने उसको स्मार्ट करनी है, हार्ड नहीं करनी। तो रिवीजन एंड रिव्यू, आस्क क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्टडी। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट से बोर हो रहे हैं तो उसको छोड़ के एक और टॉपिक लें और उसको रीड आउट करना शुरू कर दें। सो फार्मूला आपका वही सेम रहेगा, 20% रीड and 80% review and then ask question from yourself। ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आती है स्पेसिंग का। अगर हम इस पिक्चर में देखें lot of books, so it will create burden on you, so what you have to do, give space to your study। आप उसको डिवाइड करें 30 मिनट के लिए, अगेन 30 मिनट और 30 मिनट, वन कंसेप्ट एट वन टाइम, वन कंसेप्ट एट वन टाइम। लेट्स सपोज कि आपने एक टॉपिक उठाया, आपने उसको 25 मिनट से 30 मिनट तक रीड किया, आपने उससे कंसेप्ट बनाया। अभी टास्क आपका कंप्लीट नहीं है, इसको छोड़ दें, रखें। 25 मिनट 5 मिनट आपने उसको स्पेस दिया, अगेन 5 मिनट के बाद उस टॉपिक को दोबारा उठाएं, इसको दोबारा 20% रीड करें और 80% उसको दोबारा रिव्यू करें। फिर इस टाइम में आपका टाइम स्पेंड होगा तकरीबन 15 मिनट। तो आपने 5 मिनट स्पेस दी, कंसेप्ट अभी आपका इनकम्प्लीट है, आपने जब स्पेस दी 5 मिनट के बाद आप उसको दोबारा उठाएं और उसको रिव्यू करें। तो अकॉर्डिंग टू
साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इनकम्प्लीट टास्क होता है, आपने उसको छोड़ दिया और आप दोबारा जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आप उस चीज़ को चूंकि दोबारा रिव्यू करेंगे तो इट विल क्रिएट अ बेटर कंसेप्ट एज कंपेयर टू यू कंप्लीट दैट टास्क। यानी अगर एक टॉपिक है, आपने उसको 30 मिनट आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको 25 मिनट तक रीड करें और 80% आपने कंप्लीट किया, 20% इसको इनकम्प्लीट छोड़ दें, स्पेस दें इसको। जब आपने स्पेस दिया इसको तो फिर इसको रिवाइज करें। तो चूंकि 80% कंप्लीट है, स्पेसिंग से आपने उसको क्या करना है, कंप्लीट कर देंगे और कंप्लीट रिवीजन होगी। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर ये भी कहती हैं कि जब आप एक टॉपिक से कंसेप्ट लें, एक दिन में आपने लिया, दूसरा दिन आप दोबारा उसी टॉपिक को उठाएं और उसको रिव्यू करें, तीसरे दिन आप उसको फिर उठाएं और उसको रिव्यू करें, तो ये जो चीज़ है ये आपके माइंड में बैठ जाएगी। क्योंकि याद रखें, हमारे पास एक है टेम्परेरी मेमोरी और एक है परमानेंट मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए आपको इनकोडिंग करनी पड़ती है। जब इनकोडिंग होगी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी पर, फिर इसकी रिट्रीवल होती है। रिट्रीवल मीन कि वही चीज़ आप उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और फिर वो जो हमारी परमानेंट मेमोरी है वो दोबारा रिट्रीव हो जाती हैं और आपको याद आ जाती हैं। तो जब आप एक टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए ये टाइम लेती हैं, ये वेरी करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपने क्या करना है, आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, रिव्यू करना है। रिव्यू प्लस रीड, रिव्यू प्लस रीड। तो टेम्पररी या शॉर्ट मेमोरी से फिर ये परमानेंट मेमोरी में जाती हैं और उसकी रिट्रीवल भी फिर उसी प्रोसेस से होती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप लेट्स सपोज दिस इज अवर टेम्पररी या शॉर्ट मेमोरी और ये हमारी परमानेंट मेमोरी है, तो इस शॉर्ट मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए आप इससे क्यूज इसमें ऐड करें। क्यूज का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि एक टॉपिक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उस वक्त चाय पी रहे हैं, आपने उस टॉपिक को कंप्लीट किया, चाय आप पी रहे हैं। जब एग्जाम में आप बैठते हैं और वो टॉपिक आ जाता है तो आपके जहन में आ जाता है कि ये टॉपिक मैं उस वक्त पढ़ रहा था जब मैं चाय पी रहा था। लेट्स सपोज कि आपने एक और मिसाल, आपने एक हाथ सिचुएशन में एक सॉन्ग सुनी। जब आप उस सॉन्ग को दोबारा सुनते हैं तो वही चीज़ जिस जगह पे आपने वो सॉन्ग सुनी है वो आपको दोबारा याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक प्लेस के साथ वो सॉन्ग आपने सुनी है। तो यही मिसाल हमारी मेमोरी की भी है कि जब आप एक टॉपिक जब आपकी शॉर्ट मेमोरी में चली जाती हैं और आप उसमें से कोई क्यूज ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा कि आप चाय पी रहे हैं, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चली गई। जब आप उससे रिट्रीव करते हैं अपने दोबारा मेमोरी में, तो रिट्रीवल के प्रोसेस में वो क्यूज आपको याद आ जाती हैं। तो रिमेंबर कि 8 क्यूज ड्यूरिंग योर स्टडी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हेन यू कंप्लीट ए टास्क, मेक अ माइंड मैपल। ये है माइंड मैपल। माइंड मैपल क्या होता है कि माइंड में आप उस चीज़ का कंसेप्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फायर के साथ कौन कौन सी चीज़ें रिलेट हैं, मीन्स ये हॉट है, फिर इसी तरह कलर है, इसी तरह स्मोक है, इसी तरह गैसेस हैं, इसी तरह सॉलिड्स हैं, इसी तरह ऑक्सीजन है, फ्यूल है। तो ये सारी चीज़ें इस फायर के साथ रिलेटेड हैं। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल सीएनएस, जैसे सपोज मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी चीज़ें हैं उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी पैथोलॉजी है, उसकी
बायोकेमिकल जो एनालिसिस हैं, बायोकेमिकल जो फीचर्स हैं, इस तरह हेमाटोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आप उसका एक माइंड मैपल कंसेप्ट बनाएं। आजकल माइंड मैपल के लिए, मैपिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी हैं माइंड मैपल के नाम से। वो सॉफ्टवेयर भी आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर सकते हैं, या एक चार्ट लें, उस पे जो कंसर्न टॉपिक है आप उसके मुख्तलिफ हेडिंग्स बना के और उसको फर्दर इसी तरह फर्दर एक्सप्लेन करते जाएं और नोट करते जाएं। तो इसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग, यानी आप अपने माइंड में उस चीज़ की मैपिंग बना लेते हैं। तो जब आप मैपिंग बना देते हैं किसी भी चार्ट पे, चार्ट आई प्रेफर चार्ट्स, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं और इसको राइट डाउन करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है प्रॉपरली। तो इसीलिए एंड पे जब आप कंसेप्ट ले लें तो उस कंसेप्ट के फिर फर्दर आप उसकी माइंड मैपिंग करें, तो वो चीज़ आपकी कभी नहीं भूलेगी। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग योर स्टडी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर मीन्स विच डिस्ट्रक्ट योर नॉलेज। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, कॉलिंग, मोबाइल फ़ोन्स जिस पे आप कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। तो कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम यू while you are studying। इसी तरह फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, whatever, so during your study avoid these things। गेम्स, quit your games। ये चीज़ें करें, लेकिन उसके लिए भी एक खास टाइम हो। आप उसके लिए टाइम प्रॉपरली अपना एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल नहीं बना सकते तो फिर क्या करें कि गेम के लिए मेरा सेपरेट टाइम, सोशल मीडिया के लिए सेपरेट टाइम, मोबाइल के लिए सेपरेट टाइम। तो इससे अपने आप को हम इसको कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेज योर स्टडी, दिस इज़ योर मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें आपको डिस्ट्रक्ट करती हैं, क्योंकि जब आप कोई कंसेप्ट लेते हैं और बीच में आपकी फ़ोन कॉल्स आ गई, आपके टेक्स्ट मैसेज आ गए, आप फेसबुक करने जा रहे हैं, तो वो कंसेप्ट टूट जाते हैं, उसमें ब्रेकेज आती हैं। तो इसलिए यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग। एंड द लास्ट वन इज टिकटॉक। ये चीज़ें आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट करती हैं। फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, व्हाटएवर। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। सोशल मीडिया याद रखिए, व्हाट्सएप के अपने सोशल मीडिया के हम इसको उस स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट पेपर्स और आर्टिकल्स छप रहे हैं तो व्हाट्सएप पे छप रहे हैं कि व्हाट्सएप में आप अपने जो फ्रेंड्स है उसके ग्रुप्स बनाएं और उसमें आप अपने जो क्वेश्चन है, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, तो आप उसको उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली व्हाट्सएप है, इवन फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों की प्रॉपरली इसको यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, अदरवाइज it will waste your time। Thank you so much for your time। Please like the video if you like it, and please subscribe my channel Asif Zaid Videos।